बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है दैट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिया गया है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं और उन सारे रेजिस्टेंसेस को हमने कंबाइन करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो बज़ाहिर ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इसको सिंपल सर्किट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। आप क्या कर रहे हैं, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दो रेजिस्टेंसेस को जो कि आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में इसलिए है कि यहाँ पर करंट जो है वो स्प्लिट हो जाता है, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, अगर तो करंट इधर से जाएगा। इसीलिए मैं इन दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनको कंबाइन करता हूं और आपको मैंने बताया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इनको किस तरह ऐड करते हैं। अगर आप देखें तो एक 1/10, दूसरा भी 1/10 एंड दैट इज 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, चूंकि पैरेलल में है और पैरेलल में हम मालूम है हमें कि इनकी कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं 1/R1 + 1/R2 के जरिए। तो उस तरीके से आप करेंगे तो उससे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2/10। ये 1/R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखें इस पोर्शन को मैंने 5 कर दिया है। दूसरा क्या है, ये दो, इनको भी हम कंबाइन कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो एक सिंपल ट्रिक याद रखें कि जब भी दो इक्वल रेजिस्टेंस के रेजिस्टर हों तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट उसको हाफ कर दे, 10 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट 5 हो जाएगा। और इसी तरह ये 6 और 6 है तो ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से। तो हमारे पास ये सर्किट थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा इस तरह। अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट को हम इस तरह भी बना सकते हैं। क्यों मैंने इस तरह बनाया, देखें ये 5 और ये 5 आपस में पैरेलल हैं, ये 3 और ये 3 देखें आपस में, दरमियान में ये 8 मैंने हटा लिया है। वजह ये है कि चूंकि इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है जो यहाँ पर है, यहाँ से कोई करंट ड्रैग नहीं होना, किसी करंट ने यहाँ से नहीं जाना, इसलिए इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है इस सर्किट में। इसीलिए हाँ, अगर ये डिफरेंट होते तो फिर सिचुएशन अलग होती, लेकिन चूंकि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, इसलिए वी डू नॉट नीड to write this 8 ohm resistance here and I ignore it, and then I am left with these two. Now it's very simple, just add these two as they are in series combination. Simply R1 plus R2 we get 8 and 8 from here, and then finally you add these two with parallel combination. same है, दो हैं और पैरेलल है, इसको 4.5 कर दे, 4 आ जाएगा। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टाइम कम होता है, इसलिए छोटे टेक्निक्स याद रखें कि जब दो इक्वल रेजिस्टर्स हों और आपस में पैरेलल हों तो उनका इक्विवेलेंट जस्ट हाफ होता है उन दोनों का। तो आप 8 को 4 कर दें, सो 4 ओम इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, कोई से 3 रेजिस्टर हैं जिनका नेट रेजिस्टेंस जो है आपसे मांगा है, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि अगर हम उन तीनों को कंबाइन करें, तीनों R और R तीनों के सेम रेजिस्टेंसेस हैं, वो कहता है कि किस तरीके से उनको कंबाइन करें, कि इनमें से कोई एक बताएं जो पॉसिबल ना हो। 3 ओम पॉसिबल है, यानी 3R कैसे पॉसिबल है, वो 3 है। मैं यहां पर उनको ड्रा कर लेता हूं। यहां पर ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। अगर इन तीनों को सीरीज में मैं लगा लेता हूं R और R, तो उनको ऐड कर दूंगा तो ये 3R बन जाएगा। इस तरह मुमकिन है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हो सकती। दूसरा, मैं इनको ऐसे भी लगा सकता हूं कि दो सीरीज में है और नेक्स्ट जो है वो इन दोनों के साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो हम इनको इस तरह भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा,
इन दोनों को आपस में ऐड करना होगा, ये 2R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और 2R और R का जो इक्विवेलेंट है वो इस तरीके से मालूम करेंगे। इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो इनमें से कोई होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखिए 2R, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये R प्लस, और इस तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3/2R। या अगर R इक्विवेलेंट चाहिए हमें तो R इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाई 3। तो ये भी मुमकिन है, हम कर सकते हैं। फिर एक कॉम्बिनेशन ये बन सकती है कि हम इसको चेंज कर दें और दो को आपस में पैरेलल कर दें और तीसरा उनके साथ सीरीज में लगा लें। ये भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। यानी इसको हटा के ये जो पहले वाली कॉम्बिनेशन थी इसको खत्म करें और इनके साथ तीसरा सीरीज में लगाएं। ये भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। अब यहां पर क्या करना है, इन दोनों का हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन से करना है। चूंकि ये सेम है, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि इसको हाफ कर दें, ये R/2 हो जाएगा, ये R हो जाएगा। R प्लस R/2 क्या होता है, R प्लस R/2 3R/2। तो ये भी यहां पर, अच्छा ये तो गिवन भी नहीं है। और अगर तीनों पैरेलल में हो तो क्या होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इट मींस 3/R। रेसिप्रोकल लें R/3 आ जाता है। सो ये जो है ये मुमकिन नहीं है कि इन तीन कॉम्बिनेशन वाली इन तीन रजिस्टर में से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको ये रिजल्ट दे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि 2 ओहम रजिस्टर, ये वाला 2 ओहम है, ये 4 है, ये 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 12 वोल्ट उसने दिया है। तो वो कहता है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए हमें इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। ठीक है, ये इस तरह की कॉम्बिनेशन हो सकती है। या अगर हम ये कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज कर लें, ये इस तरह करें, अब आपके लिए आसान होगा। देखें, इस 2 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, ये फाइंड करने के लिए हमें ये वोल्टेज चाहिए। अब ये वोल्टेज कैसे हमें मालूम होगी, टोटल हमारे पास है 12 वोल्ट्स। इस 12 वोल्ट्स के 3 हिस्से होने हैं। इस सब के अक्रॉस इसका R इक्विवेलेंट अगर हमें मालूम हो जाए तो हम इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बता सकते हैं। R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, 1/2, 1/4 और 1/6 को ऐड करके उसका रेसिप्रोकल लूंगा। 1/2, 1/4 और इसका एलसीएम हमारे पास आ जाता है 12, यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 3 + 2, इससे हमारे पास आ जाएगा 11/12। और अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं, इसका रेसिप्रोकल लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 12/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 11। अब ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये इतने ओहम। इसका नेट रेजिस्टेंस ये अब इस तरह हो जाएगा। अब ये बड़ी आसान सी सिचुएशन है। ठीक है, ये जो बैटरी है, इन तीनों रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया है। 12 को 11 पे डिवाइड करें तो इस 1 पॉइंट समथिंग 1.1 कर लें इसको, ये है 1, ये है 3। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज हमारे पास ये है, टोटल रेजिस्टेंस आपको मालूम है, करंट आप मालूम कर सकते हैं। अब ये कितनी वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस इसके, अब मैंने कितने हिस्से बनाने हैं, 1 2 3 4 5। अगर इसके 5 हिस्से मैं बनाऊं, 12 को 5 पे डिवाइड कर दूं। अब देखिए ये शॉर्टकट में यूज कर रहा हूं क्योंकि जाहिर है सीरीज में वोल्टेज ने डिवाइड होना है, जितना बड़ा रजिस्टर है उसके अक्रॉस ड्रॉप भी ज्यादा होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं
टोटल रेजिस्टेंस इज 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 है, तो मैं 5 हिस्से बनाता हूं इस वोल्टेज के। क्लियर है? इस वोल्टेज के मैं 5 हिस्से बनाऊं तो ये आता है 2.4 वोल्ट। अब हर एक हिस्से में 2.4 आ रहा है, 2.4 इसके क्रॉस होगा, 2.4 इसके क्रॉस होगा और 3 मल्टीप्लाइड विथ 2.4 इसके क्रॉस होगा, ये टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर है 2.4। अब अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप भी मालूम है और आपको रेजिस्टेंस भी मालूम है तो आप करंट आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो करंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2.4 को जो कि इसके क्रॉस वोल्टेज है डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर और इससे हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 1.2 or something like that. So it is B. In next question, if you see, it's very simple. उसने चार्ज दिया है कि 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स है किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में। करंट बताएं। सो करंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, Q डिवाइडेड बाई T। सो अगर करंट Q डिवाइडेड बाई T है तो आप आसानी से Q में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, चूंकि E है, E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, -19 और 6 इससे -13 आ जाएगा, तो ये आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी। फिर इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसमें व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स r/2, इट्स रेजिस्टेंस r बिकम्स, अब यहां पर ए की वायर है और उसको स्ट्रेच किया गया है, स्ट्रेच करने से इसका रेडियस हाफ हो गया। अब दो बातें हैं, रेडियस हाफ होने का मतलब है एरिया भी कम हो गया और स्ट्रेच करने का मतलब है कि लेंथ भी बढ़ गया। तो कितना चेंज उसमें आएगा, लेंथ कितना चेंज होगा और एरिया में कितना चेंज आएगा, वो दोनों देखनी पड़ेंगी, तभी हमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस को क्या इफेक्ट होगा। रेजिस्टेंस जो है उसका लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख लेता हूं, R इज इक्वल टू ρL/A। रो रेजिस्टिविटी है जो कि इस केस में आप कांस्टेंट इज्यूम कर लें क्योंकि वही मटेरियल है, मटेरियल चेंज नहीं किया गया। अब लेंथ चेंज करें या एरिया चेंज करें, एक चीज क्लियर है कि डेंसिटी फिक्स रहनी है, वॉल्यूम उस तार का फिक्स रहेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम हम जानते हैं कि एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट होता है। अब ये इनिशियली AL था, फाइनली हो जाएगा A'(L'), क्लियर है ना। तो A πr² है, L उसी तरह, जबकि A' जो है वो πr² L'। व्हाट इज R'? उसने कहा है कि R' इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल, सो यहां पर हो जाएगा R/4। अगर R' की जगह R/2 पुट कर लूं, ये 4 इधर चला जाएगा, पाई दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, R² दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो नई लेंथ जो है वो पुरानी लेंथ का 4 टाइम होगी, तो लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगी। याद रहे, लेंथ 4 गुना बढ़ गई स्ट्रेच करने से। और एरिया का क्या हुआ, एरिया अगर रेडियस हाफ हो गया है तो एरिया तो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो एरिया 4 टाइम कम हो जाएगा। लेंथ 4 टाइम बढ़ गई, एरिया 4 टाइम कम हो गया। अब यहां पर 4 इस वजह से आएगा कि लेंथ 4 गुना हो गया और एरिया का जो नीचे का 4 है ये भी ऊपर आ जाएगा, इट मींस 16 टाइम्स द ओरिजिनल, सो इट वुड बिकम 16R। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि अ वायर इज कट इनटू 2 हाल्व्स, द रेजिस्टिविटी बिकम्स। अब एक वायर है जिसके 2 टुकड़े किए गए, एक ही वायर है, वही नेचर है, वही मटेरियल है, उसके जस्ट 2 हाफ बना लिए। लेंथ के साथ और एरिया के साथ मैंने कहा था कि रेजिस्टिविटी का कोई ताल्लुक नहीं है, रेजिस्टिविटी जो है वो फिक्स रहती है एज लॉन्ग एज टेम्परेचर सेम रहे, एज लॉन्ग एज मटेरियल सेम रहे, तो इट डज नॉट चेंज। क्लियर? Then 2 wires with resistivities ρ1 ρ2 are connected in series
इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या होगी। जब उनको सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जानी है। अब एक की रेजिस्टिविटी R1 रो 1 है तो उसका रेजिस्टेंस R1 होगा। मैं रेड से लिखूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। रेजिस्टिविटी से पहले मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं R1 और R2। जाहिर है वो दो डिफरेंट वायर्स हैं, रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, रेजिस्टेंसेस भी डिफरेंट होंगी, तो वो कहते हैं कि उनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब उनको हम ऐड करते हैं तो लेंथ ने क्या हो जाना है, मैं सेम डायमेंशंस, ये भी क्लियर कट मेंशन है कि सेम डायमेंशंस है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन चूंकि उनका नेचर डिफरेंट है, उनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, इसलिए मैंने एक का R1 लिया है, दूसरे का R2 लिया है। अगर आप देखें तो R1 और R2 को आप यूं भी लिख सकते हैं रो 1 L बाई ए प्लस रो 2 L बाई ए, क्योंकि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, इसलिए मैंने L बाई ए लिखा। इस साइड पे जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, इस तरह आपस में ज्वाइन करेंगे तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो इसकी रेजिस्टिविटी रो, ये टोटल रेजिस्टिविटी होगी, लेंथ क्या है 2L है, क्योंकि हमने दो को आपस में जोड़ा है इसलिए, और नीचे A, तो क्या हो जाएगा, उस साइड पे L, इस साइड पे L, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रेजिस्टिविटी जो होगी दैट वुड बी 2 रो इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2। रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आता है, हाफ उधर चला जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें दो पावर्स दिए गए हैं, एक 100 वाट है और दूसरा 200 वाट है, और वो कहता है कि इन दोनों का आप क्या फाइंड करें, रेशो फाइंड करें रेजिस्टेंसेस की। तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला, रेजिस्टेंस का पावर के साथ रिलेशनशिप जो है वो आपके सामने है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो मैं क्या करता हूं, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1, ठीक है, और दूसरा जो है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2, मैं उनका रेशो लेता हूं, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाइड विद R2 डिवाइड बाई V स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाने हैं, तो क्या हो जाएगा, पावर दैट इज इक्वल टू पावर P1 डिवाइडेड बाई P2। वैल्यूज पुट कर लें, P1 जो है 100 है, 100 वाट है, P2 जो है 200 वाट है, ठीक है, और ऊपर जो है R2 है, नीचे R1 है। उसने कहा था कि उनका रेशो आप बताएं रेजिस्टेंस का। अब जिस तरतीब से उसने बताया है P1 और P2, उस तरतीब से हमने रेशो बतानी है। तो हमारे पास 1/2 रेशो आ रहा है, लेकिन ये R2 और R1 में है। उसने R1 और R2 के दरमियान रेशो मांगा है, इसलिए मैं इसको R1/R2 कर लूंगा और ये 2/1 हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर P1 200 होगा, P2 100 होगा, तो फिर क्या होगा, फिर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ आ रही है ना। और यहां पर मैंने इसको इसलिए रिवर्स कर लिया कि चूंकि उसी रिस्पेक्टिव ऑर्डर में मैं इसको करना चाह रहा था। और फाइनल जो क्वेश्चन है, थर्मोकपल क्या करता है, तो थर्मल ईएमएफ जो है वो थर्मल से इलेक्ट्रिकल ईएमएफ पैदा करता है, दैट इज सीबेक इफेक्ट। जो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, तो दो डिफरेंट मेटल्स के जो दो जंक्शंस होते हैं उनके अक्रॉस अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो तो उसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल ईएमएफ। तो ये थी चैप्टर नंबर 12 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।